अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स CS 501 का लेक्चर नंबर 32। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं मैग्नेटिक डिस्क ड्राइवर्स। ये लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो है वो न्यूमेरिकल्स आपके पेपर में ज़रूर आते हैं। एक दो न्यूमेरिकल ज़रूर यहाँ से उठाए जाते हैं, एक दो ना भी हों तो एक शॉर्ट आपका ज़रूर यहाँ से आ सकता है और लॉन्ग भी आ सकता है। तो इसलिए इस लेक्चर को हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले तो देख लेते हैं मैग्नेटिक डिस्क। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल दी हुई है जो हार्ड डिस्क है, उसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि पेरिफेरल डिवाइसेस जो होती हैं वो हमें आउटसाइड वर्ल्ड को कनेक्ट करती हैं हमारे CPU के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं हमारे लिए। और यहाँ पर उन्होंने फिर इस ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये भी है कि इसके अंदर वेरिएबल डाटा रेट होता है। वेरिएबल हम ऐसे कह सकते हैं कि वो डाटा रेट जो चेंज होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो डाटा रेट हमारा चेंज होता रहता है। और हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पेरिफेरल डिवाइस है वो हार्ड डिस्क है। और अब हम हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हार्ड डिस्क के बारे में दी है कि इसके अंदर हमारे पास सेट ऑफ प्लेटर्स होते हैं। हर प्लेटर्स को ट्रैक पे डिवाइड किया जाता है और फिर उन ट्रैक्स को सब डिवाइड कर देते हैं सेक्टर्स पे। और फिर हर सेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें एड्रेस चाहिए होता है। और उसके बाद एक्चुअल डाटा जो हमारे पास होता है वो हेडर पे दिया जाता है। उसके बाद जो है वो हेडर की जो यहाँ पर कहा है कि उसके अंदर जो बाइट्स होते हैं ना वो 10 बाइट्स होते हैं। और हेडर के साथ एक ट्रेलर भी होता है। और इस सेक्टर के 3 पार्ट्स होते हैं, हेडर, डाटा सेक्शन और ट्रेलर। तो ये आपका जो है शॉर्ट आंसर से आ सकता है। इसके अलावा MCQs में ये चीज़ें ज़्यादा आती हैं, शॉर्ट में कम ही आता है। MCQs में ज़्यादा चीज़ें पूछ जाती हैं कि कितने हमारे पास सेक्टर्स हैं हेडर के अंदर। तो यहाँ पे देखें 3 सेक्टर्स हैं। इसके अलावा पूछते हैं कि इस सब जो है वो प्लेटर्स को किस में डिवाइड किया जाता है, ट्रैक्स में। फिर ट्रैक्स को किस में डिवाइड किया जाता है, सेक्टर्स में। तो इस तरह से MCQs आपके पेपर में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं आपको हार्ड डिस्क के बारे में कि उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा होती है और नंबर ऑफ़ प्लेटर्स और ट्रैक्स पर डिपेंड करती है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेटर्स और ट्रैक्स से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारी स्टोरेज कैपेसिटी हार्ड डिस्क की कितनी है। उसके अलावा डायनामिक प्रॉपर्टीज़ भी हैं इसकी। जब हमें डाटा जो है वो चाहिए होता है रीड करने के लिए जिस भी लोकेशन में डिस्क की, तो हमारा जो हेड होता है ना वो मूव करता है और हमारा जो ट्रैक होता है जिसको हमने सेलेक्ट किया होता है वो मूव करता है। और उसको हम सीक भी कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है कि उसको सीक भी कहते हैं जब हम लोग अपना डिज़ायर डाटा रीड करने सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि रोटेशनल लेटेंसी जो है वो हाफ रेवोल्यूशन होती है। अभी न्यूमेरिकल में हम इसको यूज़ करेंगे, हाफ मतलब 0.5। उसके बाद जो हमारे पास सीक टाइम होता है जो हमें पर्टिकुलर चीज़ के लिए चाहिए होता है वो हमारे पास डिफाइंड बाय मैन्युफैक्चरर होता है। ये भी आपका MCQs आता है पेपर में। और इसके अलावा सीक टाइम डिपेंड करता है प्रेजेंट पोजीशन ऑफ द हेड पे और जो सेक्टर की पोजीशन जो आपको रिक्वायर्ड होती है उस पर डिपेंड करता है। ये भी आपको MCQs आ सकता है। उसके बाद ट्रांसफ़र रेट देखें। जब हमने पर्टिकुलर सेट फाइंड आउट कर लिया जो सेक्टर था हमारा, उसके अंदर फिर डाटा IO मॉड्यूल के ज़रिए से ट्रांसफ़र किया जाता है। और टिपिकली वो 30 से 60 जो है वो MB के दरमियान में होता है। तो आपने याद रखना है 30 to 60 मेगाबाइट्स पर सेकंड होता है। ये आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे ओवरहेड टाइम की बात की इन्होंने कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ठीक है, तो यहाँ पे देखें वी हैव एज्यूम दैट व्हेन अ रिक्वेस्ट इज़ मेड बाय द CPU, जब रिक्वेस्ट करता है डाटा को रीड करने के लिए तो हार्ड डिस्क को अवेलेबल होना चाहिए। लेकिन हर वक्त हार्ड डिस्क अवेलेबल नहीं होती। अगर हार्ड डिस्क अवेलेबल नहीं होगा तो उस वक्त क्या होगा, आपका डिले आ जाएगा। ठीक है, और डिले जो है वो नहीं होना चाहिए। तो डिले को भी रिमूव करने के लिए फिर बहुत सारे टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है, उसको हम बाद में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे पहली एग्जांपल है, उसमें देखें काफ़ी इंपॉर्टेंट, सारी एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि आपने फाइंड आउट करना है एवरेज रोटेशनल लेटेंसिटी और डिस्क रोटेट करता है 20,000 RMP पे। अब इसको देखें, यहाँ पे सबसे पहले तो द एवरेज लेटेंसी टू द डिज़ायर्ड डाटा वो हमारे पास हाफ होती है। अभी हमने जो पीछे देखा था तो वो 0.5 हो गया हमारे पास हाफ। उसके बाद ये RMP होता है ना, इसको हम डिवाइड करते हैं 60 से। 60 से क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमारे पास 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 मिनट्स में हम इसको डिवाइड करके इसको सेकंड्स में चेंज करते हैं। यहाँ पे देखें RPM है तो हमें इसको सेकंड्स बनाना है, तो इसलिए हम इसे 60 पे डिवाइड करते हैं। और 0.5 हमारे पास जो है वो लेटेंसी का हाफ है। तो 0.5 को 20,000 से डिवाइड करेंगे और 20,000 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 मिली सेकेंड या मीटर सेकेंड आप कह सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन आता है तो 20,000 की जगह आपको 30,000 दिया जाएगा। तो 0.5 और 60 एज इट इज़ रहेंगे और यहाँ से जो वैल्यू है 20,000 वो सिर्फ चेंज होगी। वो 30 हो सकती है, 5 हो सकती है, 40 हो सकती है, 50 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जो भी आपको डिस्क की रोटेशन वैल्यू दी होगी आपने उसको यहाँ पे पुट करना है। और स्टार्टिंग में 0.5 और ये 60 सेम रहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमने कहा है कि मैग्नेटिक डिस्क जो है वो हमारे पास, मैग्नेटिक डिस्क हमारी हार्ड डिस्क ही है, उसका जो सीक टाइम है वो 5 है, ट्रांसफ़र रेट इसका 50 है
50 MB पर सेकेंड है, डिस्क रोटेट कर रहा है 10,000 RMP पे। उसके बाद कंट्रोलर ओवर हेड 0.2 सेकेंड का है। हमने एवरेज टाइम फाइंड आउट करना है टू रीड राइट 1024 बाइट्स को रीड करने के लिए जो एवरेज टाइम है उसको हमने कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो आपको जो वैल्यूज़ दी होंगी आपने उनको 1 बाय 1 लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एवरेज सीक टाइम हमारे पास 5 था, हमने इसको आराम से यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद हम जब एवरेज रोटेशन की बात करते हैं, डिस्क रोटेशन की, तो यहाँ पे देखिए हम बिल्कुल उसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। 0.5 है हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, क्योंकि 1 मिनट जो एक आवर के अंदर 60 मिनट्स होते हैं, और उसको डिवाइड कर देंगे हम 10,000 पे, जो हमारे पास RMP की वैल्यू है, और हमारे पास ये इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र रेट था वो 50 MB था, लेकिन हमें 1 KB में चाहिए, तो इसलिए हम 1 KB से इसको डिवाइड करेंगे हमेशा। अगर आपको 50 MB की जगह 60, 30, 20 कुछ भी दिया होगा, आपने उसको 1 KB पे डिवाइड करना है। सिंपल 50 को 1 पे डिवाइड करना है, जिसको डिवाइड करेंगे तो वो 0.02 आ जाएगा, तो ये आपका हमारे पास ट्रांसफ़र रेट हो जाएगा। ये आपने एज इट इज़ फाइंड आउट करना है। अगर आपको कोई वैल्यू चेंज करके देते हैं तो उसको 1 से ही डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें KB में चाहिए, और 1 KB हमारे पास 1024 बाइट्स के इक्वल होता है। और क्वेश्चन में भी आपको 1024 बाइट्स गिवन है कि इसके बराबर होना चाहिए। इसके बराबर करने के लिए MB को हमें KB में बदलना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास है कंट्रोलर का और हेड का टाइम 0.2 है, वो भी दिया हुआ है, तो हमने सारे चीज़ें मेंशन कर ली जो चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो सारे टाइम्स को प्लस करके टोटल टाइम आ जाएगा। जो हमारे पास सीक टाइम है, सबसे पहले 5 उसको लिख लिया, फिर हमारे पास रोटेशन टाइम है जो हमने निकाला वो 3 था। उसके बाद हमारे पास ट्रांसफ़र टाइम है, वो हमने 0.02 फाइंड आउट कर लिया, और हमारे पास फिर कंट्रोलर का टाइम है वो 0.2 है। जब इन सारे टाइम्स को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास 8.22 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर है जिसका हम टोटल टाइम टेकन कहेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 देखें। हार्ड डिस्क के अंदर 5 प्लेटर्स हैं और हेड ट्रैक पे जो है 1024, जैसे 1 KB की वैल्यू 1024 ही होती है, तो वो ट्रैक्स होते हैं पर प्लेटर के, और 512 सेक्टर्स हैं इसके। तो हमें टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है डिस्क की। तो टोटल कैपेसिटी फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेक्टर्स होते हैं ना वो 0.2 MB पर ट्रैक होते हैं हमेशा। ये वैल्यू भी हमारे पास कॉन्स्टेंट है। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कांस्टेंट होती हैं, वो आपने याद रखनी है। अगर आपको कोई भी वैल्यू दी होगी तो सेक्टर की वैल्यू हमेशा 0.2 MB पर ट्रैक ही होती है। अब हमें जो ट्रैक्स की वैल्यू गिवन थी वो क्या थी, हमें यहाँ पे क्या बताया इन्होंने, 1024 ट्रैक्स थे। तो 1024 ट्रैक्स से तो हमारे पास 0.2 MB है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 ट्रैक से, क्योंकि हमें ये गिवन है। अगर ना गिवन हो तो तब भी हम इससे करेंगे, क्योंकि 1 KB हमारे पास 1024 के इक्वल होता है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0.2 GB बन जाएगा। अब आपने हार्ड डिस्क की कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, तो देखिए इसके अंदर प्लेटर कितने, इसके अंदर 5 प्लेटर्स थे टोटल। तो अब 5 प्लेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 से, जो हमारे पास अभी वैल्यू आई थी। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 GB आ जाएगा। तो ये 1 GB हमारा आंसर है। आपको वैल्यू चेंज करके भी आ सकते हैं, तो एग्जाम्पल आपने एक दफ़ा ज़रूर रजिस्टर पर प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। इसके अंदर कहते हैं कि हाउ मेनी प्लेटर्स आर रिक्वायर्ड। हमें प्लेटर्स फाइंड आउट करने कि हमें कितने प्लेटर्स चाहिए होंगे 40 GB डिस्क के लिए। 40 GB डिस्क है आपके पास, आपको कितने प्लेटर चाहिए होंगे। अगर तो उस डिस्क के अंदर इनने यहाँ पे कंडीशन भी दी दी है, इफ़ देर आर 1024 बाइट्स पर सेक्टर, 2048 सेक्टर पर ट्रैक और 4096 ट्रैक्स पर प्लेटर। सबसे पहले तो हम कैपेसिटी फाइंड आउट करेंगे एक प्लेटर की। जब हमें एक प्लेटर की कैपेसिटी पता चलेगी तभी हम बाकी प्लेटर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक प्लेटर की कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने इन सबको प्लस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 1024 को मल्टीप्लाई करेंगे 2048 पे और फिर 4096 पे, जो तीनों वैल्यूज़ आपको गिवन थी उनसे जब मल्टीप्लाई किया तो वो 8 GB आ गया। हमारे पास टोटल जो है वो 8 GB है। अब हमने क्या करना है, हमें 40 GB गिवन है तो उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारे पास प्लेटर्स आ जाएंगे 40 GB और 8 हमारे पास क्या है, जो आंसर अभी हमारे पास आया है इन सबको प्लस करने से वो हमारे पास GB में आया है। ठीक है, उसको यहाँ भी सब बाइट्स में दिए हुए थे तो इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया GB में। 40 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो हमारे पास 5 सच प्लेटर्स आ जाएंगे। तो ये जो हमने प्लेटर से फाइंड आउट करने थे तो हमने प्लेटर फाइंड आउट कर लिए, हमारे प्लेटर जो है वो 5 है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 5 में हार्ड डिस्क की रोटेशन है 3000 RMP, सीक टाइम इसका 1 मिलीसेकंड है और 64 सेक्टर पर ट्रैक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितना टाइम लगेगा सेक्टर को 1 से लेके 7 तक और फिर 1 से लेके 9 तक 2 ट्रैक्स करने में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो चीज़ें गिवन है आपको, 1 रेवोल्यूशन है, 1 रेवोल्यूशन को 60 से डिवाइड हमने करना होता है। हमारे पास RPM की वैल्यू 3000 गिवन है, 60 को डिवाइड करेंगे 3000 पे तो वो 20 आ जाएगा। 60 पे हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, 60 मिनट्स होते हैं, इस वजह से हमने 60 से डिवाइड कर दिया 3000 को, 20 हमारा आंसर आ चुका है। टोटल ट्रांसफ़र रेट हम जो भी पीछे देखा था सारों को प्लस करना है, सेक्टर का रीड टाइम, हेड मूवमेंट है, रोटेशनल डिले है, सब कुछ को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
उसके बाद सबसे पहले तो हम टाइम टू रीड और राइट ऑन सेक्टर देखेंगे, वो क्या है। हमारे पास इसको 20 डिवाइडेड बाय 64 है। 20 कहाँ से आया, 20 हमारे पास होता है वो तो टाइम ऑफ वन रेवोल्यूशन जो होता है ना वो रेसिप्रोकल होता है रोटेशनल स्पीड के। यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया है 1/50 करते हैं और फिर 50 की वैल्यू होती है, उसको सेकंड से हम फिर मिनट्स में चेंज करते हैं तो वो 20 आ जाता है। तो ये 20 मिनट्स आ जाते हैं हमारे पास और इनको हम फिर 20 को डिवाइड कर देते हैं 64 से। 64 सेक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन थे और 20 हमारे पास एक कांस्टेंट चीज़ है, आपने इसको याद रखना है। और 0.31 सेक्टर्स आपके पास आ चुके हैं। अब जो हेड की मूवमेंट है वो हमारे पास 1 से 7 जाएगी, फिर 1 से 9 जाएगी, तो 2 मूवमेंट्स आ गई। तो वो 2 मूवमेंट्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नीचे देखिए 19.7 क्या कहाँ से आया। 19.7 भी एक कांस्टेंट चीज़ है। जब आपकी जो हार्ड डिस्क का जो टाइम लगता है 1 से 7 तक जाने में और 1 से लेकर 9 तक जाने में, ट्रैक्स में मूव करने में, वो 19.7 है। तो ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू है। इन सबको जब हम प्लस करेंगे 0.31 अभी जो हमने फाइंड आउट की और 19.7 और 2, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी तो वो मैंने सेट कर दी है। 2 से इसको फिर हम प्लस करेंगे, जब इन सारों को प्लस करेंगे तो 22 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यही आपका आंसर था, ठीक है। इसी तरह से पार्ट बी है, उसको आपने देख लेना है। फिर एग्जाम्पल 6 है। एग्जाम्पल 6 के अंदर क्या कैलकुलेट करना है आपने, सिंपल वही चीज़ें हैं जैसे हमने पीछे देख ली हैं। इनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट भी कर दिया तो आपको और क्लियर हो जाए। डिस्क लेटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो एवरेज सीक टाइम, एवरेज रोटेशनल डिले, ट्रांसफर टाइम और कंट्रोलर और हेड सबको प्लस करना है। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट सॉल्व किया, आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले एवरेज सीक टाइम देखिए वो क्या है, 6 है हमारे पास। यहाँ पे देखिए 6 सीक टाइम गिवन है। फिर रोटेशनल डिले भी आपको गिवन है, रोटेशनल डिले हमारे पास 0.5 है और 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई किया हुआ है और फिर 720 आरपीएम है। आरपीएम की वैल्यू भी आपको यहाँ पे गिवन है 7020। उसके बाद हमारे पास एवरेज रोटेशनल डिले है जो 64 एमबी का था, तो मैं उसे केबी में करने के लिए 64 केबी से 64 एमबी को डिवाइड कर दिया। और फिर हमारे पास कंट्रोलर का टाइम 0.1 है तो 0.1 को इन पे प्लस कर दिया। तो सारी चीज़ों को प्लस करने के बाद हमारे पास 11.3 आंसर आ गया। इसमें सारी चीज़ों को आपने प्लस करना है, तो आपने ध्यान रखना है कि किस न्यूमेरिकल में आपने प्लस करना है और किस न्यूमेरिकल में आपने मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा जब आप ये सारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं रजिस्टर पे एक दफ़ा कर लेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि किस में क्या करना है। उसके बाद यहाँ पे मैकेनिकल डिले और फ्लैश मेमोरी है। अब यहाँ पे मैकेनिकल जो मूवमेंट होती है और डाटा ट्रांसफ़र की, वो उसकी वजह से मैकेनिकल डिलेस पैदा हो जाते हैं और हमें डिले नहीं चाहिए। तो डिले को ओवरकम करने के लिए हम फ्लैश मेमोरी को यूज़ करते हैं। फ्लैश मेमोरी जो है वो ज़्यादा बेटर होती है। इसके अंदर 2 हमारे पास MOS FET होते हैं इसके अंदर और 2 ट्रांजिस्टर्स भी होते हैं। इसके अंदर जो बेसिक आइडिया होता है इसके, वो कंट्रोल ओवरहेड्स को रिड्यूस करना है। फ्लैश चिप्स भी होती हैं इसके अंदर जो कंट्रोल्स को, ओवरहेड्स को कंट्रोल करती है और उसको बहुत कम कर देती है, ठीक है। और फ्लैश मेमोरी की जो पावर कंजप्शन होती है वो भी बहुत लो होती है। और एम्बेडेड डिवाइस में फ्लैश मेमोरी जो है वो बेटर चॉइस है एज़ कम्पेयर टू हार्ड ड्राइव। तो ये आपने याद रखना है कि हार्ड डिस्क जो है, हमने जो भी पढ़ा है हार्ड डिस्क के बारे में, इंट्रोडक्शन हमने देखा, उसके बाद हमने उसको एग्जाम्पल भी सॉल्व की हार्ड डिस्क की। फ्लैश मेमोरी को हम तब यूज़ करते हैं जब मैकेनिकल डिले आ जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए हम फ्लैश मेमोरी यूज़ करते हैं। और अगर आपका सिस्टम एम्बेडेड सिस्टम है तो उसके अंदर फ्लैश मेमोरी ज़्यादा बेटर होती है हार्ड डिस्क की कंपैरिजन, क्योंकि वो आपका पावर कंजप्शन लो करती है, आपका ओवरहेड लो करती है, आपकी जो डिलेज होती है उनको कंट्रोल करती है। ये सारे उसके बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास है टाइम जो है वो बहुत स्मॉल होता है फ्लैश के अंदर। ये भी आपने कुछ इसके फीचर्स याद रखने हैं। आपको शॉर्ट में आ सकता है कि फ्लैश मेमोरी की क्या एडवांटेज हैं हार्ड डिस्क पे और फ्लैश मेमोरी को हम क्यों यूज़ करते हैं, ये भी इस तरह से आपको MCQs आ सकते हैं। फिर उन्होंने यहाँ पे आपको एक और न्यूमेरिकल दिया हुआ है। ये न्यूमेरिकल भी बिल्कुल वैसे है जैसे हमने पीछे वाले किए हैं, सारी चीज़ों को आपने प्लस करके आपने फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद सेमीकंडक्टर मेमोरी वर्सेस हार्ड डिस्क है। सेमीकंडक्टर मेमोरी और हार्ड डिस्क के अंदर जो बेसिक डेंसिटी है, यही 2 इसके अंदर फीचर हैं। अगर तुम्हारे पास लो हार्ड डिस्क के लिए जो हमारे पास कॉस्ट होती है वो लो होती है एज़ कम्पेयर टू सेमीकंडक्टर मेमोरी, और हमारे पास जो लेटेंसिटी होती है हार्ड डिस्क में वो मिली सेकेंड में होती है, जो मिली सेकेंड बहुत छोटी क्वांटिटी है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि फॉर SRAM के लिए इट इज़ 10⁻⁵ टाइम्स लोअर एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की भी ज़्यादा उससे SRAM की और भी लोअर हो जाती है। ये 2 जो इसको फीचर्स थे ये आपको MCQs में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 32 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 32 हमने एक ही, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका था मैग्नेटिक टेप्स के बारे में, जिसके अंदर हमने हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ा कि हार्ड डिस्क की सबसे पहले तो उसके कुछ हमने देखे फीचर्स, वो भी आपको शॉर्ट में आ सकते हैं या फिर आपको क्वेश्चन भी बन के आ सकता है कि हार्ड डिस्क को डिफाइन करें या व्हाट इज़ हार्ड डिस्क, या फिर हार्ड डिस्क को डिस्क्राइब करें या उसके फीचर बताएं। इस तरह के क्वेश्चन आपको हार्ड डिस्क के बारे में भी आ सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो फ्लैश मेमोरी वाला है कि फ्लैश मेमोरी के क्या एडवांटेज हैं हार्ड डिस्क पर। 2 ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके। और तीसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल्स,
जो काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं वो सारे आपने रजिस्टर पे प्रैक्टिस करने हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इन सारे न्यूमेरिकल में से एक न्यूमेरिकल आपको ज़रूर पेपर में आता है, तो लेक्चर नंबर 32 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में आएगा। तो इस वजह से इस लेक्चर को बहुत अच्छे से आप लोगों ने प्रिपेयर करना है। और अगर आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे